जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आर्मी जीडी के लिए दूसरा टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं। मॉक टेस्ट के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने दूसरा टेस्ट लेके आए हैं, क्योंकि हमने एक नया बैच आपके लिए शुरू किया है जिसमें एकदम जीरो लेवल से आपकी तैयारी कराई जाएगी। कोई भी एक भी प्रश्न बच्चों छूटेगा नहीं कि जो आपके एग्जाम में बाहर से चला जाए। तो हम लोग एकदम जीरो से तैयारी करेंगे, पूरे संघर्ष और मेहनत के साथ लगेंगे, सहयोग एक दूसरे का बनाएंगे बच्चों। तो आज का वक्त देखते हैं। ना संघर्ष है ना तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष है ना तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आप जब तक संघर्ष नहीं है जीवन में तो जीने का मजा ही कुछ नहीं है, और जीवन ही संघर्ष है। दोस्तों, आपको हर पल संघर्ष करते रहना चाहिए। आपका जो एग्जाम है, जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं आर्मी की तैयारी करने के लिए, उनके लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप दोस्तों जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे नए हैं कृपया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हुए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसमें आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने परिवार को बड़ा करिए। दोस्तों, अपना परिवार बड़ा होगा तो बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। दोस्तों, जितना भी हम पढ़ाएंगे सारा सब कुछ फ्री होगा, इसमें आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको अग्निवीर पूरी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है आज का, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, आज का आपका प्रश्न है। बताइए। महापद्म नंद थे, घनानंद थे, कालाशोक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आपको पूरी मेहनत के साथ इस प्रश्न का जवाब देना है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो महापद्म नंद। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश की स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद ने। अच्छा दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि नंद वंश किस वंश के बाद में आया। नंद वंश किस वंश के बाद में आया, तो दोस्तों आप ऑप्शन छाप देना। नंद वंश हर्यक वंश के बाद आया, हर्यक वंश के बाद आया। हर्यक वंश के आखिरी कभी कभी दोस्तों आपसे पूछा जाता है हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था, तो दोस्तों कौन था हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो शिशुनाग था। सॉरी, नागदशक। कौन था दोस्तों, तो नागदशक, नाग दशक था दोस्तों। ठीक है, हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था, नाग दशक था दोस्तों। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार था दोस्तों। बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश का पहला शासक था। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार था। आखिरी शासक कौन था, नाग दशक था। दोस्तों, नाग दशक को हरा के हत्या करके महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करता है। किस पे, मगध के साम्राज्य पे। किस पे, मगध के साम्राज्य पे नंद वंश का शासन होता है। मंद उसके बाद कौन सा वंश आता है, नंद वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आता है, तो दोस्तों मौर्य वंश आता है। कौन सा, मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की है, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको हरा के, तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से किया था दोस्तों, तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, इससे जो रिलेटेड ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? पाक जल संधि अलग करती है, पंबन चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल करता है, या फिर 9 डिग्री चैनल करता है? बच्चों फटाफट जवाब दो। रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंबन आई चैनल हो जाएगा, या पंबन आइलैंड। रामेश्वरम को दोस्तों पंबन चैनल या पंबन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। और ठीक है, रामेश्वरम को या जो बीच का जो रास्ता उसको धनुष कोडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष कोडी। पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को दोस्तों अलग करती है। श्रीलंका को अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है? तो दोस्तों अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों आप छाप दीजिएगा। आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, या भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है। ठीक है, तो इस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, लक्ष्य और अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है? फटाफट बताइए। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो दोस्तों ये अलग करता है लक्षद्वीप को मिनी काय से दोस्तों। किससे? मिनी काय से अलग करता है। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। आपका 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासक था। अभी दोस्तों हमने इससे पहले प्रश्न में बताया है, उससे रिलेटेड बातें आप बताइए कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन से राजवंश का शासन था? कौन से राजवंश का शासन था बताइए। नंद वंश का था, मौर्य वंश का था, शुंग वंश का था, या कर्ण वंश का था? फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। इसका किस वंश का शासन था? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का शासन था उस समय उत्तर भारत में। कहां पर? मगध में। नंद वंश का कौन शासक था? तो घनानंद उस समय नंद वंश का शासक हुआ करता था उत्तर भारत में। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर में दोस्तों भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने कहां पर आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर कहां का निवासी था? तो दोस्तों सिकंदर यूनान का निवासी था। कहां का था? यूनान का निवासी था। सिकंदर कहां का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर और पौरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सिकंदर और पौरस के मध्य दोस्तों तो वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी इसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, झेलम का युद्ध कहते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की मृत्यु आपसे दोस्तों पूछता है, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? आप सही छाप दीजिएगा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व कहां हुई थी दोस्तों? तो बेबीलोन में।
बेबी लोन में। सिकंदर जब दोस्तों वापस जा रहा था अधूरे भारत विजय के अधूरे अभियान को छोड़कर, सिकंदर 325 ईसा पूर्व भारत से स्थल मार्ग से वापस जा रहा था। बेबीलोन में पहुंचने पर 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम दोस्तों अरस्तु था। अरस्तु था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो पिता का नाम फिलिप था दोस्तों। क्या नाम था? फिलिप था। याद करते हुए चलना है दोस्तों। सिकंदर से आने वाले यही बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इनको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में आ गया तो जो भी बच्चे नए हैं कृपया चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में किया गया? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में किया गया? बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। सभी छात्र फटाफट बताएं। मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया या कब आया, किस वर्ष में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया? तो 1909 में किया गया। ठीक है, 1909 में किया गया। क्या था? भारत की राज्य परिषदीय चुनाव प्रक्रिया में संशोधन। क्या था? चुनाव प्रक्रिया में दोस्तों संशोधन था भारत की मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से। कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों। मगध के किस शासक ने अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस शासक ने अपने पिता की हत्या की और इसी कारण स्वयं भी मारा गया? जवाब करिए प्यारे मित्रों, जवाब करिए। इसका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार दोस्तों। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी, है ना? किस वंश की स्थापना की थी? तो सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बिंबिसार नहीं होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ने किसकी हत्या की थी? तो बिंबिसार की हत्या की थी। किसकी? बिंबिसार की। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। किस लिए? राजगद्दी को पाने के लिए, शासन करने के लिए बिंबिसार की हत्या किसने की? अजात शत्रु ने की। ठीक है, इसी के लिए। और अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदयन अजात शत्रु का पुत्र था। इसने भी वही क्रम अपनाया जैसा क्रम उदयन ने अपने पिता, अजात शत्रु ने अपने पिता को मारने में किया था। उदयन ने भी राजपाट या शासन सत्ता के लिए अजात शत्रु की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हर्यक वंश को किस नाम से जानते हैं? हर्यक वंश को पितृहंता वंश, पितृहंता वंश के नाम से, पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो अजात शत्रु इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सभी छात्र फटाफट जवाब करिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इस बार आपकी आर्मी में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 2023 में 18 अप्रैल की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था?
चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। सभी छात्र, मेरे प्यारे छात्रों, छात्राओं, जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका प्यारे छात्रों जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त ने कराई थी। किसने? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। कुमार गुप्त किस वंश का शासक था दोस्तों? तो कुमार गुप्त गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का? गुप्त वंश का शासक था। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन तो दोस्तों समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ये गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था दोस्तों। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। बौद्ध भिक्षु इसमें ज्ञान और अध्ययन अर्जित किया करते थे। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? यह भी आपका प्रश्न बनता है। नालंदा को किसने ध्वस्त किया? तो तो दोस्तों आप जवाब छाप देना, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। क्या छापोगे? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइएगा दोस्तों, आईपीएल चल रहा है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडिया वाले तो जान रहे हैं सब क्रिकेट है, पर क्रिकेट है नहीं दोस्तों, हॉकी है आपका राष्ट्रीय खेल। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कनाडा का देख लेते हैं। आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, बेसबॉल या वॉलीबॉल? बताओ बच्चों। अरे हम ही बताएं? ठीक है, बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। अगर दोस्तों ऑप्शन में बेसबॉल ना दिया होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, आइस हॉकी। अगर बेसबॉल है तो बेसबॉल होगा, क्योंकि ये दोनों कनाडा के राष्ट्रीय खेल हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगर बेसबॉल दिया है तो बेसबॉल, दोनों दिया है तो फिर बेसबॉल ही होगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी की प्राचीनतम लिपि का नाम क्या है? हम पूछेंगे कि कौन सी लिपि में दोस्तों लिखते हो, तो कहोगे देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम नाम क्या है? तो कहोगे गुरुजी आप ही बता दो। तो ठीक है, हम ही बताते हैं। खरोष्टी लिपि में, ब्राही में, प्राकृत में या फिर पाली में? जी बच्चों, तो गुरुजी यही बता रहे हैं कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप ब्राही लिपि था। ठीक है दोस्तों, ब्राही लिपि था। और ब्राही लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। दोस्तों आपसे यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है कि कौन सी ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब कि इधर से इधर को, इधर से इधर को। तो ये एकमात्र लिपि है कौन सी? खरोष्टी लिपि दोस्तों। खरोष्ठी लिपि आपकी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है और बाकी ब्राही लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। दोस्तों मानव का जब उत्पत्ति हुई तो उसने सर्वप्रथम किस अनाज को प्रयुक्त किया या किस अनाज के प्रयुक्त होने के साक्ष्य मिले हैं? बताइए दोस्तों। चावल के साक्ष्य मिले हैं,
गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं, ज्वार के या फिर आपके बाजरे के साक्ष्य मिले हैं? प्यारे छात्रों जल्दी जल्दी बताइए। तो तो बच्चों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, गेहूं या जौ। दोस्तों गेहूं या जौ के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं कितने ईसा पूर्व? तो लगभग 8000 ईसा पूर्व गेहूं के या जौ के जो प्रयोग में लाया गया था उसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? तो चावल के बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ है दोस्तों? तो ये इलाहाबाद के पास में है। चावल के साक्ष्य बेलन घाटी से मिले हैं और गेहूं या जौ का जो प्रयोग में लाया गया है वो लगभग 8000 ईसा पूर्व इसको साक्ष्य प्राप्त हुए। इसलिए हम ये कह सकते हैं तात्विक रूप से कि सर्वप्रथम जौ का प्रयोग में लाया गई अनाज था। जौ सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया अनाज था आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना बच्चों? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? बताइए बच्चों। 1885 में नियुक्त किया गया, 1875 में किया गया, 1866 में नियुक्त किया गया या 1858 में नियुक्त किया गया? सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दें। तो प्यारे बच्चों महारानी विक्टोरिया को 1858 में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब दोस्तों, कब? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। स्वतंत्रता संग्राम के बाद दोस्तों 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम जो हुआ था उसके बाद कंपनी का शासन, जो कंपनी के हाथों में शासन चल रहा था भारत का, उसको ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, या ब्रिटिश राजशाही जो शासन था, ब्रिटिश की राजघराना था, भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। किससे ले लिया? कंपनी से ले लिया। उसके बाद तब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, मतलब भारत की संरक्षक नियुक्त किया गया। कब? 1858 में। आप यही उत्तर एग्जाम में लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन हैं? दोस्तों आपको लगातार मेहनत करना है। देखो भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी कौन से हैं, लगातार मेहनत करना है बच्चों, आप घबराओ नहीं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अपने दम पे तैयारी करो, पड़ोसी को भी भनक ना लगने पाए कि तुम सिलेक्शन लेने जा रहे हो। दोस्तों इतना पसीना मैदान में बहाओ, इतनी प्यारी अपनी सफलता के लिए झोंक दो मेहनत कि कोई भी आपका सिलेक्शन रोक ना पाए। दोस्तों तो तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों अपने दम पे सिलेक्शन लीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कावाराती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। आप दोस्तों इसमें से आप सभी को एक ज्वालामुखी तो पता ही होगा, दूसरा भी कहाँ है वो भी हम अभी बता देते हैं। इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। तो बैरन और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम भारत के दो ज्वालामुखी हैं। बैरन दोस्तों और नारकोंडम कहां पर स्थित हैं? तो निकोबार द्वीप समूह पर। दोस्तों कहां पर? निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसी के निकोबार द्वीप समूह पर नारकोंडम
और बैरन द्वीप ज्वालामुखी उपस्थित है दोस्तों। नारकोंडम एक्टिव मोड में है और बैरन द्वीप एक्टिव मोड का ज्वालामुखी है, मतलब, और नारकोंडम सुषुप्त मतलब विक्षुप्त हो गया है, वो एकदम खत्म हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से मिलते हैं? कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है आपके? बताइए, बताइए मेरे भावी फौजियों कि कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है? 7 राज्यों की, 8 राज्यों की, 9 राज्यों की या 10 राज्यों की? जी बच्चों, तो बच्चों इसका सही जवाब होगा 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं आपको क्रम से बताते हैं, पश्चिम से बताते हैं। गुजरात, ठीक है दोस्तों। दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरा गोवा। चौथा कौन सा है? केरल। पांचवा कर्नाटक। छठा आंध्र प्रदेश। सातवां कौन सा है दोस्तों? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। आठवां कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नवा कौन सा है? तो दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 9 राज्य हैं दोस्तों जो समुद्री सीमा को, समुद्री तट रेखा को टच करते हैं या छूते हैं। कितने? 9 राज्य हैं भारत के। लगभग कितनी सीमा बनाते हैं? तो 7516 किलोमीटर की तटरेखा सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ ये भारतीय राज्य। ठीक है, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया भाई तो एक बार चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कुछ आगे बढ़ाओ, कुछ जोश दिलाओ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? दोस्तों जब भारत को सार्वभौमिक या संपूर्ण रूप से सत्ता सौंपना था तो उसके लिए एक योजना बनी थी, उसको किस नाम से जाना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंट बेटन योजना या बेवेल योजना? बताइए मेरे फौजी भाइयों, इसका सही जवाब होगा माउंट बेटन योजना। दोस्तों उस समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्र करने की एक योजना बनी थी, जिसके सदस्य कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस, है ना। दूसरे कौन थे? स्टेफर्ड क्रिस्प। क्रिस्प। और तीसरे कौन थे? ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर। दोस्तों इन 3 सदस्यों के नेतृत्व में भारत को में एक कैबिनेट मिशन की शुरुआत होती है, जिससे भारत को आजाद करने की योजना बनाई जाती है। कैसे देश में संविधान का निर्माण होगा, कैसे रियासतों और देश के बाकी हिस्सों का एकीकरण होगा, इस विषय पे एक योजना बनाई गई थी जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, आपको बताना है। बताना दोस्तों, ये वाली लंबाई आपसे पूछी जा रही दोस्तों।
2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर? लगातार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है, जो आपकी ये वाली दूरी है इसकी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ ले पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, तो आप क्या छापोगे? छाप दोगे दोस्तों 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? फटाफट जवाब दीजिए। सभी का जवाब तुरंत आना चाहिए, जल्दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों ये पूछते हैं कौन कौन से राज्य हैं या कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से राज्य? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। वो कौन कौन से राज्य हैं तो लिख लीजिए दोस्तों। आपका कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों 8 राज्यों से आपके कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के स्थल भूमि से जो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? सभी छात्र जवाब दें। जी जी, लगे रहिए मेहनत से। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आपको संघर्ष में लगातार लगे रहना है, खूब सारी मेहनत करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है दोस्तों, कैलिमेयर पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या नरीमन पॉइंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो भारत की स्थल भूमि का जो सबसे अंतिम स्थान है उसको किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। सबसे पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो ये कहां पर है? कीबीथू में, कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कीबीथू अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। और अगर सबसे पश्चिमी पूछ लिया जाए, पश्चिमी भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा गोहार माथा। ये कहां पर है? तो गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया इतना?
चलो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? अभी दोस्तों हमने आपको बताया है कि कौन कौन से राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। अभी आपका यह प्रश्न है कि कौन से राज्य की सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा है। तो देख लेते हैं भैया, गोवा की है, केरल की है, या फिर उड़ीसा की है, या आपका पश्चिम बंगाल की है? जी बताइए बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा आपका गोवा की। सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? तो गोवा की है। ये आप ये भी कह सकते हो सबसे छोटा तटीय राज्य भी कौन सा है? गोवा ही है। समझ में आ गई ना इतनी बात? अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक दोस्तों गोवा से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो गोवा कब आजाद हुआ? ठीक है, तो गोवा दोस्तों 1961 में आजाद हुआ। किससे? तो पुर्तगालियों से आजाद हुआ। पुर्तगालियों से आजाद हुआ, और भारत का सबसे आखिरी में आजाद होने वाला हिस्सा था दोस्तों। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, और गोवा 1961 में पुर्तगालियों के द्वारा आजाद किया गया। यह भी आपका एक प्रश्न बनता है, इसीलिए बता दिया गया। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए दोस्तों। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन, या फिर आपका बांग्लादेश? तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश दोस्तों। नेपाल के साथ कितनी सीमा करता है? तो 1730 किलोमीटर की। ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा है भारत की? तो 2900 किलोमीटर दोस्तों। चीन के साथ कितनी है? तो 4057 किलोमीटर की सीमा रेखा चीन के साथ साझी करता है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच साझा करता है। आप एक ट्रिक पढ़े होंगे बचपन में, एमबीए, है ना? बचपन में एमबीए दोस्तों, ये भारत में से क्रम में जो सीमा रेखा बनाते हैं उनकी एक ट्रिक है। तो बा से क्या हो जाएगा? बा से हो जाएगा बांग्लादेश, है ना? चा से क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, और पा से पाकिस्तान हो जाएगा, ना से नेपाल हो जाएगा, है ना? मे को साइलेंट करते हैं, और एम से म्यांमार हो जाएगा, है ना? बी से भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। और ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ए से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुभूमि कहां पर स्थित है? थार मरुभूमि कहां पर स्थित है प्यारे छात्रों? जवाब दीजिए। थार मरुभूमि गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, पंजाब में स्थित है, या फिर हरियाणा में स्थित है? सभी छात्र जल्दी से जवाब दें। थार मरुभूमि कहां पर स्थित है? बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है ना? ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है दोस्तों, भारत का
सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, इसका जो फैलाव है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में है दोस्तों, भारत प्लस पाकिस्तान, पाकिस्तान दोनों में इसका फैलाव है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। भारतीय महाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है जुरैसिक भूखंड कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है, इंडियाना कहा जाता है, या गोंडवाना कहा जाता है। मेरे फौजी शेरों, बताओ फटाफट कि किस नाम से जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप को? प्राचीन समय में क्या था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन थे? तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों सब किसके भाग थे? तो गोंडवाना लैंड के ही भाग थे। गोंडवाना पैंजिया जब टूटा तो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो गया, भारतीय महाद्वीप भी उसमें से अलग हुआ, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? देख लेते हैं ऑप्शंस। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। सभी छात्र जवाब दें फटाफट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है प्यारे बच्चों? बताओ मेरे शेर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपकी परीक्षा में आए तो छाप देना, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, या फिर सिक्किम में है? दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है? राम राम बेटा, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। सही जवाब आ रहा है बच्चों आपका, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों, कहां पर? जम्मू एवं कश्मीर में। दोस्तों, दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां पर है? तो दोस्तों, सियाचिन में ही है। सियाचिन में ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहां पर है? तो सियाचिन में। ऐसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध या विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जो राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं आपको बताना है।
गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है या जम्मू कश्मीर? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब या राजस्थान? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं, क्या हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इसको देख लिया। अगला देखते हैं, इसमें भी हरियाणा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अभी हमने आपको इससे पहले बताया है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, अभी आपको जवाब देना है। मिजोरम में है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर नागालैंड में है? प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? कीबीथू। कीबीथू, कीबीथू आपका भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा में आए थे, आने की पूरी संभावना है, इसीलिए इन प्रश्नों को रखा गया है। इन प्रश्नों से भी प्रश्न बनाए गए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट तो दोस्तों बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या खराब लगी हो, कैसी भी लगी हो, एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर इसमें कोई सुधार करने लायक चीज है तो वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।